चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, सो पे अटेंशन। ऑलराइट, स्टार्ट। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। बेटा पूछ सकते हो, डोंट वरी। फिर बोल रहा हूं, आप लोगों के साउंड का इशू नहीं है। आपको बार बार इसलिए टोकते हैं, सुनिएगा सुनिएगा, इसलिए टोकते हैं, उसका रीजन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है। वो लोग फिर बाद में बोलते हैं सर आपका आवाज और आप लोगों का आवाज साथ में मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ऑलराइट, चलो फटाफट पॉइंट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, आपके सामने दिख रहा है। ऑलराइट, कि टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए, जी हाँ, टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। और सुनिएगा, बहुत प्रोबेबिलिटी रखता है क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत प्रोबेबिलिटी रखता है। कैसे? आपकी याद रखिएगा, एक एडवाइस मांगी जा सकती है। आपको कहा जा सकता है कि अज्यूमिंग यू आर कंपनी सेक्रेटरी, और ऑफ कोर्स अज्यूम करना है अभी, बाद में तो आप बन ही जाएंगे। ऑलराइट, लेकिन अच्छे से एफर्ट करेंगे बाद। ऑलराइट, सो ऐसा हो सकता है यू आर अज्यूमिंग यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीकिंग योर एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल दे शुड अप्लाई इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। एक क्वेश्चन अपने आप एक आंसर से निकल के आ रहा है, तो ध्यान से सुनना क्या आ रहा है। देखो, कहता है अ ट्रस्टेड एम्प्लॉइज, ध्यान से मेरे बच्चों, अपना मॉड्यूल उठा लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कह रहा हूं, अपना मॉड्यूल उठा लीजिएगा, ठीक है। आओ देखो, हाईलाइट करते हैं। अ ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हु हैज इजी एक्सेस टू बिजनेस फाइनेंस मे अब्यूज हिज अथॉरिटी बाय स्टीलिंग कंपनीज फंड। अब देखो समझना क्या कह रहे हैं। अ ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हु हैज इजी एक्सेस टू बिजनेस फाइनेंस, हु हैज इजी एक्सेस टू बिजनेस फाइनेंस मतलब उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अथॉरिटी है कि मान लीजिएगा उसको किसी भी पर्टिकुलर बिल्स को अप्रूव करना है, कोई प्रपोजल अप्रूव करना है, और उसकी वैल्यू मान लीजिएगा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी है, जो उसके अथॉरिटी में आती है। अब चांसेस हैं कि वो क्या कर सकता है, कंपनी में फ्रॉड कर सकता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, इन फ्रॉड्स को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, देखो जैसे अ वैरायटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल टेक्निक्स कैन हेल्प प्रिवेंट इम्प्रॉपर्टीज मतलब इमोरल वर्क को रोकने के लिए क्या किया जाए। द फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड आर वर्थ मेंशन। कुछ पॉइंट्स हैं। अब एग्जाम में मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन जो बार बार रहा है ना कि सर इतने सारे पॉइंट्स, तो बेटा तुम समझोगे तभी तो काम करोगे, इस्तेमाल भी करोगे ना फ्यूचर में। बोर्ड को क्या एडवाइस करोगे, 4-5 बातें बोल के चुप हो जाओगे। बेस्ट एडवाइसेस जनरेट करनी है आपको फ्यूचर में, तो आपको याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखिएगा, कंपनी सेक्रेटरी बनके सिर्फ एक टैग कैरी नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस आपके अंदर आनी चाहिए। ऑलराइट, सो क्या करेंगे, आइए कम टू द पॉइंट। हम समझेंगे पहले पॉइंट को कि क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि इम्प्रॉपर्टीज कंपनी में कैरी ना हो, मतलब इमोरल वर्क ना हो। और क्यों हो सकता है, जब किसी के पास एक्सेसिव अथॉरिटी हो, फाइनेंशियल एक्सेसिव अथॉरिटी हो, तो वो फ्रॉड भी वहां हो सकता है। तो क्या करना होगा, फर्स्ट टेक्निक में हम कुछ एस्पेक्ट समझेंगे, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ध्यान से याद करना है अभी। देयर शुड बी क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। हाईलाइट करो मेरे साथ में, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हाईलाइट करो क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है, अगर मान लीजिएगा, ज्यूम कीजिएगा, फटाफट से अपना बुद्धि में एक बात बैठाइए, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि ज्यूम करते हैं एक बार, ठीक है। ए एंड बी, दो लोग हैं, अज्यूम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं। इसको हमने बोल रखा है, मान लीजिएगा, अज्यूम कर रहे हैं डेटा, ठीक है, कि भाई तुमको क्या क्या है काम करना है, कैश रिसीविंग, ठीक है, डेली बेसिस पे जितना कैश आ रहा है कंपनी में, और तुम्हारा काम क्या है, एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ कैश। तुम क्या करोगे भाई, कैश की एंट्री करोगे। तुम्हारा काम क्या है, कैश काउंट करना, पर्ची बना के रेडी रखना, मतलब रिसिट्स बनाना, ठीक है। बी का काम क्या है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा बाय पासिंग एंट्रीज इन देयर ऑन रिकॉर्ड बुक। ऑलराइट, कंपनी का बोर्ड बुक में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा क्या करें। यहां हमने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर कहीं घपला हो रहा होगा, कहीं है ना, कहीं फ्रॉड हो रहा होगा, वी कैन इजीली ट्रेस द पर्सन। अच्छा, फिर डर भी तो है इनको, एक को भी तो डर होगा कि भैया कैश से रिलेटेड अगर कोई भी काम में गड़बड़ी आई ना, 100, 50, 10,000 XYZ कोई भी अमाउंट में अगर छोटा मोटा हेर फेर आया, तो कंपनी विल आस्क टू यू। मतलब उसको पता है कि ओनली आई एम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द व्हाट, रिसीविंग ऑफ कैश प्रोसेस। वो सिर्फ वही अकेला मेंटेन कर रहा है, तो उसको क्या रहेगा, डर रहेगा। क्या हो रहा है, तो क्या इंपॉर्टेंट बात है, हम याद रखेंगे यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। बोलो मेरे साथ में, डिवीजन ऑफ वर्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। हम लोगों का मेन पर्पस क्या है, हम
कितनी कोशिश करें कि टॉपिक के साथ साथ आपको याद भी करा दे। अगर आप लोगों को याद हो जाएगा तो देखिएगा बाद में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुना करो और तभी याद हो पाएगा। ऑलराइट, बाहर घर जाके रिवीजन का फटाक से लेना है आपको अपने। आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए और याद करिएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, पहला क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क। ऑलराइट, हम डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा, सेग्रेगेशन ऑफ वर्क। देखिए, सेग्रेगेशन ऑफ वर्क शुड बी इन ईच मैनर द वर्क डन बाय द वन पर्सन इज बिगिनिंग एंड वर्क फॉर अनदर पर्सन। एक देखो, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने क्या किया था, जब ए अपने काम को खत्म कर लेता है तो बी का काम शुरू होता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इंटरनल चेकिंग होती रहेगी। क्या कह रहे हैं? जब ए कैश रिसीव कर लेता है, सेल पे बैठा है, मान लीजिएगा क्या कर रहा है? सेल पे बैठा है। एज्यूम कीजिएगा ये कैश रिसीव करा इसने आइटम सेल किया, कैश आया, इसने कैश बॉक्स में रखा। बी वहां पर क्या चेक कर रहा है? कितना रिसीट जनरेट हो रहा है, उसकी वो एंट्री कर रहे हैं। यहां पर बात पकड़ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो क्या कह रहे हैं? सेग्रेगेशन ऑफ वर्क। हमने पहले क्या किया? इसी काम को हमने डिवाइड कर दिया। क्या काम था? पैसा रिसीव कर रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं, तो हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया दो लोगों के बीच में उस काम को। फिर हमने किया सेग्रेगेशन। सेग्रेगेशन मतलब भी बांट देना है। क्लियर हो रहा है? तो अब यहां क्या देखेंगे? इसका काम कंप्लीशन, जब ए अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो बी का काम शुरू हो रहा है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, segregation of work should be in such a manner that work done by one person is the beginning of other person। पहला क्या है? division of work, दूसरा क्या है? segregation of work। फिर आ रहा है देखो, clarity of the responsibility and it must be clear the responsibility। अब तूने अगर मेरा एक ये एग्जांपल समझाया ना ध्यान से, अगर ये एग्जांपल तुमने समझ लिया है तो तुम्हें ये बात इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल में बहुत सारी बातें हैं। देखो क्या कह रहा है, जब मैंने कहा कि ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कैश रिसीविंग का, तो ए को क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मेंशन है कि ए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यही काम अगर होता कि ए और बी मिलके कर रहे हैं तो, या ए बी एंड सी मिलके कर रहे हैं, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलरली एक बंदे पे कास्ट नहीं कर सकते थे। जब कास्ट नहीं करते तो क्या करते हैं लोग अपने ऊपर? कि दूसरे पे एप्लीकेशन इंपोज करते रहते, वो और डिफिकल्ट हो जाता। तो क्या होगा? जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो सेग्रेगेशन ऑफ वर्क भी मिलेगा, सेपरेशन ऑफ वर्क होगा तो क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगी। सो क्लैरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो रहा है ना? वर्क फ्लो प्रोसेस बी डॉक्यूमेंटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। तो क्या करेंगे? वर्क फ्लो प्रोसेस टू बी डॉक्यूमेंटेड, रिकॉर्डेड होना जरूरी है, एंड स्टैंडर्डाइज्ड सो दैट द स्टाफ में परफॉर्म द वर्क्स एज सेग्रेगेटेड इन द वर्क फ्लो चार्ट। तो क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड मतलब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन मस्ट बी डिफाइंड। ठीक है, वो उसको देख लेंगे बाद में। पूछो जी। नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ, रुको। नहीं आया पकड़ माई बात। तो अब क्या होगा जब डॉक्यूमेंटेड होगा? कह रहे हैं वर्क फ्लो शुड बी डॉक्यूमेंटेड, वर्क फ्लो शुड बी डॉक्यूमेंटेड, वर्क फ्लो शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अब तो आ रही है आवाज? मेरी तो साफ आ रही होगी तुमको। अच्छा, स्क्रीन में? ऑलराइट क्लियर, ठीक है। अब ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमने कहा डिवीजन ऑफ वर्क, सेग्रेगेशन ऑफ वर्क, देन क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क फ्लो प्रोसेस टू बी डॉक्यूमेंटेड, ताकि हर किसी जो सेग्रेगेटेड, मतलब यहाँ कह रहे हैं ना, स्टाफ में परफॉर्म द वर्क एज सेग्रेगेटेड इन द वर्क फ्लो चार्ट। क्लियर है? डॉक्यूमेंटेड होगा तो ये पता रहेगा ना किसका क्या जॉब है। क्लियर हो रहा है? नाउ फर्दर देखते हैं। आओ देखो, now no single person should be allowed to have access or control over the important business operations। तो no single person क्या होना चाहिए? have access और control over the important business operations। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन के पास में एक्सेसिव अथॉरिटी है। और बहुत जनरल सा बात है, अगर किसी एक पर्सन के पास में एक्सेसिव अथॉरिटी होगी और वो अकेला ही, मान लीजिएगा कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिर्फ वही कंसिडर करेगा। जैसे मान लीजिएगा, अज्यूम कीजिए, अब यहां मान लेते एक बार अज्यूम कीजिएगा ए अकेला ही पूरे पास अथॉरिटी है, क्या? कैश मेंटेन करने की भी, एंट्री पास करने की भी। ऑलराइट, और इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको होगी? सीधे डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब दिक्कत क्या रहेगा कि जब तक बोर्ड की कोई पर्टिकुलर मीटिंग नहीं हो रहा है, कोई बोर्ड की रिपोर्टिंग जब तक नहीं की जा रही है, मान लीजिएगा क्वार्टर तक नहीं की जा रही है, तो एक क्वार्टर तक ये क्या कर सकता है? गड़बड़ी कर सकता है। तो कहता है नो सिंगल पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बात रहेगा नो सिंगल पर्सन शुड बी अलाउड टू हैव एक्सेस और कंट्रोल ओवर द इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑपरेशंस। याद हुआ पॉइंट? याद हुआ आप लोगों को भी? चलिए, एंड फिर देखते हैं आगे।
एंड देयर शुड बी अ जॉब रोटेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज पीरियडिकली। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए जॉब रोटेशन। देखो ध्यान सुनो, अब हमने क्या करा, एक महीने के लिए अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, यूजुअली कंपनी महीने भर तो रखता है, एक महीने के लिए हमने किसको रखा हुआ है कैश रिसीविंग में, ए को, ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स अज्यूम कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में हमने बी को चेंज कर दी ड्यूटी, अब बी कर रहा है एंट्रीज और ए करेगा कैश रिसीव। आगे सुनो, ठीक है, आगे सुनो, ये प्रोसेस हो गया। कई बार क्या करते हैं हम लोग, इसी को एग्जांपल को देखो, यूजुअली कंपनीज जो अज्यूम करते, देखो फैक्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्री में हमने क्या करा, मान लीजिएगा एक सुपरवाइजर है अज्यूम कर लीजिएगा, जो स्टोर हेड, स्टोर को देखता है, स्टोर का मतलब कंपनी में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है गुड्स, फिनिश गुड्स को, उसके यूनिट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कितना मैन्युफैक्चर हुआ, कितना यूनिट्स यहाँ पे आया, ठीक है, ये इसका काम है, ठीक है। अब सुनना, एक हमारे पास स्टोर दूसरा है, उस स्टोर का काम क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल यूज होगा उसका स्टोर हम यहाँ रखते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट हुई तो उसको हम आगे सेंड कर देते हैं। अब क्या करा जाएगा, इनकी जॉब में रोटेशन कर दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक महीने के लिए इसकी जगह ये आएगा और इसकी जगह ये जाएगा, ताकि क्या होगा कि अगर किसी ने घपला कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब बेटा अगर ये आपस में मिल जाए, ये कह रहे हैं कि अगर सही आपस में मिल जाए दोनों तो कर सकते हैं ना। तो बेटा अभी क्या कह रहे हैं हम लोग, जब सेग्रेगेशन किया तो सेग्रेगेशन के यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे भी कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे भी होगा, सेग्रेगेशन भी यहाँ पर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगा, तो अगर चेंज भी कर लोगे तभी बंदे रहोगे। क्या हो रहा है, पकड़ में आया बात। चलिए, और बेटा फ्रॉड करने की अगर नियति पक्की कर ली हो, है ना, इरादा ही पक्का कर रखा हो, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुमने अगर पास होने का इरादा अच्छे मार्क्स से कर ही रखा हो तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है। चलो आगे आओ। स्टाफ शुड बी आस्क्ड टू गो ऑन मैंडेटरी लीव periodically so that other person may come to know if someone plays a foul and with the system। तो क्या होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा, ये जो यहाँ वर्ड यूज करें ना, स्टाफ शुड बी आस्क्ड टू गो ऑन मैंडेटरी लीव, कि नहीं तो छुट्टी भी जा जबरदस्ती है, नहीं, इसे अगर यहाँ से देखा जाए इंटरनल ऑडिट के थ्रू भी और वेरीफाई कर लिया जाता है, ताकि क्या होगा कि ताकि पता लगे कि अगर कोई कहीं पर्टिकुलर जगह गलतियां हो रही हैं तो उसे पकड़ा जा सके, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा, पहले फटाफट जाओ, एक बार डिवीजन ऑफ वर्क देखा, सेग्रेगेशन ऑफ वर्क देखा, उसके बाद में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, वर्क फ्लो, प्रोसेस टू बी डॉक्यूमेंटेड, नो सिंगल पर्सन हैव कंट्रोल, मतलब ओवर द इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑपरेशंस। इसके बाद क्या देखा हमने, फर्दर देखो रोटेशन ऑफ जॉब रोटेशन होना जरूरी है, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जॉब रोटेशन होना जरूरी है, ठीक है। एंड स्टाफ आस्क्ड टू गो मैंडेटरी लीव्स, periodically अगर हम ऑब्जर्व कर सके कोई भी अगर फ्लॉज हैं। नाउ person having the charge of important assets should not be allowed to have access to the book of accounts। अब देखो मजे की बात, ध्यान सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो बंदा जो एसेट्स फिजिकल एसेट्स को मेंटेन कर रहा है, जो उसके लिए फिजिकल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिजिकल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बात पकड़ में आ रहा है, जो फिजिकल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या टास्क नहीं देंगे, सोचो कि तू बेटा बुक ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन कर ले, क्या बुक ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन कर ले। ऐसा होगा, ध्यान सुनना, अगर ऐसा करेगा वो तो क्या नुकसान होगा, पकड़ में आ रहा है, फिजिकल एसेट्स में एंट्री कर रखा है 100 एसेट्स का, सपोज करो 100 एसेट्स का मेंशन किया हुआ है, तो बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या मेंशन करेगा, बुक ऑफ अकाउंट्स में भी घपला कर सकता है। एक्चुअल 90 एसेट्स बुक ऑफ अकाउंट्स में 100 दिखा दिया, बात पकड़ में आ रहा है, रिकॉर्ड तो कुछ और कह रहा है। तो ऐसे इंसान को आप अगर फिजिकल एसेट्स जो मेंटेन कर रहा है वही अगर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो रहा है, डाउट। चलिए आगे देखते हैं। ऑलराइट, कंसीडर कर रहे हैं ना, periodical inspection of the physical assets, periodical inspection of the physical assets। अब देखो periodical क्यों करा रहे हैं इंस्पेक्शन, ताकि इंश्योर हो सके कि भैया जो कहा जा रहा है वही है। To be carried out, ensure its physical existence as well as in a good working conditions, and the valuable item like cash, other by physical inspected and periodicity should be at should be at irregular intervals, and so that the person under the whose charge assets are cannot known in advance when the inspection will took place and manage the affairs। क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसको समझो, क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको बैल बजा के बोलता है कि सुनो कल परसों हम लोग आ रहे हैं, तैयार रहिएगा? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे ही यहां पर भी जो यहां पर रखेगा, जो भी वैल्यूएबल एसेट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन
कैसी होनी चाहिए? इरेगुलरली, रेगुलरली नहीं, इरेगुलरली, ताकि कोई एडवांस में पता ही नहीं हो और आप सडन वहां पर आगे इंस्पेक्शन कर सकें। क्लियर हो रहा है? अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूं 5 मार्क्स के लिए इजीली है, तो इसे बहुत ध्यान से याद रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए बेटा, आइए 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 आइए, देखो ना, फॉलोइंग मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ना, फॉलोइंग मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर इंटरनल कंट्रोल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, सारा समझेंगे डिटेल में। फ्लो चार्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजंस। बात समझेगा? एक जो पॉइंट है ना यहाँ पर, वो एग्जाम में एक अच्छा खासा टॉपिक और एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस के लिए है। तो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसे अपने मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट मार्क करो और आगे चलो। अब इंटरनल चेक की बात करने वाले हैं। इंटरनल चेक का मतलब क्या है? कि ताकि एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी जनरेट हो सके इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स। आपने जो अकाउंटिंग डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैसा हो? रिलायबल हो, एक्यूरेट हो एंड कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या क्या देखेंगे? एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, रिलायबल हो। क्या कह रहे हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर ये एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल होगा, बोलो एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल होगा। वन मोर टाइम, एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल होगा, तो क्या बेनिफिट होगा? हमारा इंटरनल चेक प्रोसेस मतलब सक्सेसफुल रहा। अभी इंटरनल चेक है क्या चीज? आओ ध्यान से, इतना बड़ा कर दूंगा स्क्रीन पे कि मजा आ जाएगा देखने में। देखो ध्यान सुनना, इंटरनल चेक रेफर्स टू अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। अब मेरे साथ बोलना ध्यान से अच्छे से, अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, एलिब्रेट करूंगा अभी, एलिब्रेट करेंगे ना, सुनो। allocation of duties in such a manner that work of one person is checked by another while that other person is performing his own duties in a normal way। अलग से कोई चेक करने नहीं आएगा। ऐसे इंटरनल चेक का मतलब ये है, आप समझो, जब मैं यहां पे वो बता रहा था सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज और डिवीजन ऑफ वर्क एंड सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज, डिवीजन ऑफ वर्क एंड सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज में इंटरनल चेक ही तो होता है। सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी अगर ध्यान से देखा जाए सो क्या देखेंगे? बिगिनिंग ऑफ वन पर्सन, मतलब बिगिनिंग ऑफ वर्क ऑफ वन पर्सन कैसे आएगा? जब किसी दूसरे का वो कंप्लीशन होगा। इंटरनल चेक क्या कर रहा है? अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। मेरे साथ बोलिएगा, अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। इंटरनल चेक का मतलब क्या है? अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। कैसे? किसी एक आदमी का काम करने से दूसरा आदमी उसको चेक कर रहा हो, बट वो चेक का मतलब कैसा हो? वो उसकी खुद की ड्यूटी हो, मतलब उसका खुद का नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्किंग हो। ऐसा नहीं कि स्पेशली मैंने किसी को अपॉइंट किया कि तू उसका काम चेक कर। जैसे मैंने भी कहा, कैश जनरेटिंग, जो याद रखिएगा एक पॉइंट है, कैश जनरेटिंग पोजीशन है जहां से कैश रिसीव हो रहा होगा, जहां से कैश जनरेट हो रहा, मतलब ऐसा समझ के देखिएगा। हम एक एग्जांपल देते हैं, देखो ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। अज्यूम करो यहां एक काउंटर पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है? ये काउंटर पे बेटा खुद सुंदर सा आदमी बन गया है, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। अब ये जो इंसान है, ये यहां पर क्या कर रहा है? ये देखो ध्यान से, अज्यूम देखो एक बार डेटा को, ये यहां पर कुछ रैक में यूनिट्स रखी हुई है सेल करने के लिए। यहां से कस्टमर्स इसके मान लीजिएगा इसके पास आते हैं, ठीक है? यहां से इसके पास कस्टमर्स आते हैं, ठीक है? ये यहां से आइटम लेता है और यहां इनको प्रोडक्ट वो दे देता है, इसके बदले वो इसको रुपीस देते हैं, ये इसकी यहां पर इसको मेंटेन कर लेता है। अब तुम ध्यान से देखना, ध्यान सुनना, यहां पर बहुत सारा स्टॉक पीछे रखा हुआ है, इसके यहां स्टॉक जितना सारा पीछे रखा हुआ है, ये यहां से सेल कर रहा है, ये यहां से गुड्स लेके जा रहे हैं और इसके बदले से कैश दे रहे हैं। अब ध्यान सुनना, अगर यहां हमने एक पर्सन और बैठा रखा है, ध्यान से सुनते जाओ, वो क्या करेगा? वो यहां ये कैश अगर रिसीव कर रहा है तो ये यहां पर इन बिल की एंट्रीज करेगा। मैं जो भी तुमको पहले बता रहा था, क्या करेगा? बिल्स की एंट्री करेगा। अब ध्यान सुनते जाओ, ध्यान से सुनो। और एक पर्सन यहां है जो क्या कर रहा है? ये जो स्टॉक जितना भी सेल हो रहा है इसकी एंट्री यहां पर अलग से बनाता रहेगा। सेल का मतलब यहां पर ये अज्यूम करो कि ये यहां पर क्या है? ये स्टॉक इन ट्रेड, जैसे हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, वो उसको यहां मेंटेन कर रहा है। अब मान लीजिएगा आज पूरे दिन में कितना सेल हुआ,
इसको एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो यहां हमारे पास बिल्स की एंट्री हो रही है कंटिन्यूस, कैश ये काउंट कर ही रहा है, हमारे पास टोटल 100 मान लीजिएगा प्रोडक्ट से, आउट ऑफ 100 मान लीजिएगा सपोज 80 सेल आउट हो गया, तो 80 का हमने मान लीजिएगा 10 रुपीज के पॉइंट से बेचा होगा, इसके बिल में क्या लिखा रहा होगा, 800 के बिल जनरेट हुए, 800 के बिल जनरेट हुए, ठीक है। इसका स्टॉक क्या बोल रहा होगा, आज स्टॉक कितना यूनिट बाकी है, 20 यूनिट्स बाकी है, और हम क्या देखेंगे, क्या कैश में 800 रुपीज रिसीव हो गया है। अब तुम देखो ना, एक के बाद एक काम क्या हो रहा है, इंटरनल चेक हो रहा है, ऑटोमेटिकली करना नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे अलग से बिल एंट्री वाले को बैठा रखा है कि तू देखता रहे, मतलब वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क है। बात पकड़ में आया। ड्राइंग तो बेटा मेरा बहुत अच्छा ही है, आई होप तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई होगी ड्राइंग। चलो आओ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ पहले ध्यान दो। इंटरनल चेक रेफर्स टू अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज इन सच अ मैनर दैट work of one person is checked by other person while that other person is performing his own duties in a normal way. Internal check is the organization of duties of staff. क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनकी ड्यूटीज को ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ की ड्यूटीज को ऑर्गेनाइज करना। क्या कह सकते हैं हम लोग, इंटरनल चेक क्या है, ऑर्गेनाइज द ड्यूटीज ऑफ स्टाफ in a scientific way so that no one is responsible बोलो, no one is responsible for all phases of the transaction and the work of one employee is so distributed that discrepancies are revealed in the process of performance of the duties of that employee। और अगर मान लो अब हमारे इस एग्जांपल में अगर हमें पता लगता है कि इसके पास जो कैश है बोल रहा है 700 रुपीज, कितना बोल रहा है 700, क्यों बोल रहा है, क्योंकि सर टोटल कैलकुलेट किया, जबकि ये कह रहा है कि नहीं 800 का टोटल आज बिल की एंट्रीज हुई हैं, और ये यहाँ पे कह रहा है कि नहीं मैंने चेक कर लिया टोटल यूनिट्स 80 हैं, तो रेस्ट ऑफ द यहाँ पे हमने देख लिया कितनी 20 बच रही है। तो यहाँ पर इससे पूछा जाएगा, किससे, जो कैश रिसीव कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है उससे क्या पूछा जाएगा कि भैया पैसा कहाँ गया बताओ। क्या होगा, इससे डिस्क्रिपेंसीज होंगी, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी वो इजिली सॉर्ट आउट हो सकती हैं। The duties are divided and subdivided in such a manner that discrepancies flow out from the system itself। तो हमें क्या देखा ध्यान से, इंटरनल चेक क्या है बेसिकली, कि हम क्या देखेंगे, अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, बोलो मेरे साथ में, अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होगा, वर्क ऑफ वन पर्सन चेक बाय द अदर पर्सन व्हाइल दैट अदर पर्सन इज परफॉर्मिंग हिज यू नो व्हाट हिज ओन ड्यूटी इन अ नॉर्मल वे। क्या हो रहा है बेसिकली, क्या इंटर चेक, ऑर्गेनाइज द ड्यूटीज ऑफ द स्टाफ। क्लियर, कोई डाउट, आई होप क्लियर होगा। समझना जरूरी है, याद तो करा ही देंगे, फिर समझना भी तो जरूरी है। इंटर चेक क्या कह रहा है, द एक्यूरेट, अब ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान से रखना। Accurate, complete, reliable record of accounting is a prerequisite of a good working condition of organization. In the light, लिखो ना फटाफट से, साइड में लिख दो। Accurate, इसमें इसको कंटिन्यू कर दो, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। Accurate, complete and reliable record of accounting is a prerequisite of a good working of an organization. In the light of the statement, discuss or elaborate internal check with the help of example. ठीक है, आओ। Allocation of duties and responsibilities of an organization should be such that the working is proved trustworthy. To help it further, the procedure and the method should also be designed accordingly. Now, internal check has been defined differently by the different authors and institutions connected with the subject. The Institute of Chartered Accountant of England and the Walls defines internal check as allocation of authority. Allocation of authorities. हमने यहाँ हमारे एग्जाम्पल में यही किया था, allocate की थी क्या अथॉरिटीज, इसकी क्या रिसीव की अथॉरिटी है, इसकी बिल एंट्री की अथॉरिटी, इसका स्टॉक एंड ट्रेड मेंटेन करने का अथॉरिटी है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जनरली ऐसा काम होता है, इसलिए फ्रॉड चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं वहां पर। समझाए तो थे ये बात, भूल गए, कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर। चलो क्या कर रहे हैं, एलोकेशन अथॉरिटी एंड वर्क इन सच अ मैनर एज टू अफोर्ड द चेक्स ऑन द डे टू डे ट्रांजैक्शंस व्हिच ऑपरेट कंटिन्यूअसली एज अ पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम whereby the work of one person is automatically proved independently and is complementary to the other work of person। अभी अगर एग्जाम प्रोग्राम में आया ना तो ये तुमको बात पूरा क्लियर होगा, वही पूरा एग्जांपल दिए तो समझाया आपको, ध्यान दिया आप लोगों ने, ये तो समझाया है। क्लियर, देखो
It is also defined their measures and methods adopted within the organization self to safeguard the cash and other assets of the company as well as check the clerical accuracy of the bookkeeping. अब तुम इसको डेफिनेशन को अगर रीड करो और तुम अगर ये वाला जो हमने अभी पढ़ाया है, मेरी खूबसूरत जो पेंटिंग है यहाँ पर, इस खूबसूरत पेंटिंग को तुम जरा इसके साथ इसको समझ के देखो, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगा. यही तो हमने किया है यहाँ पर. क्या किया है देखो, define those measures and methods adopted within the organization to itself, क्या करेगा, to itself to safeguard a cash and other assets of the company, clear, as well as the clerical, check the clerical error. अब हो सकता है कि 700 कैश में काउंटिंग में गलत हो गया था, क्लियर, वो भी पकड़ में आ जाएगा ना. Now briefly speaking, internal check system may be referred as to the system of the instituting checks on day-to-day transaction which operate continuously as a part of routine system whereby the work of one person is complementary to work of another, the object being prevention and early detection of fraud or error. Objective allocation duties that no single individual and exclusive control over any transaction or group of transactions. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी तो क्या हम पूरे अथॉरिटी देते हैं क्या? नहीं ना. ये तो सीखे अब तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूरी अथॉरिटी देते हो आप लोग? नहीं ना. क्या करते हो, शेयर होल्डर के पास भी पावर होता है. इवन शेयर होल्डर रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने सेक्शन 179 जब पढ़ते हैं तो उसमें एक बात और पढ़ने को मिलती है, क्या, द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैज अ पावर टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लियर. चलो, नाउ फॉलोइंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनल चेक. अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, आपसे पूछ सकता है डिफाइन व्हाट इज इंटरनल चेक, डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक, डिस्कस ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक. मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोबेबल क्वेश्चन आपको हाथों हाथ लिखवाऊं, याद करवाऊं. बात समझ में आ रहा है. और टेस्ट जब मैं कर रहा हूं, टेस्ट से पता लग ही रहा है, ठीक है. जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि टेस्ट मैंने कुछ देखा है, कुछ लोग एब्सेंट टेस्ट के अंदर, तो अभी करना, ठीक है. चलिए, टू असाइन टू अ स्पेसिफिक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स, क्या करेगा इंटरनल चेक, क्या करेगा, टू असाइन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, हर इंसान की ड्यूटी असाइन कर रहा है. टू असाइन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, बोलो, टू असाइन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, टू असाइन टू स्पेसिफिक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स, डिफॉल्ट्स, ओमिशंस बाय एलोकेशन ऑफ सेपरेट, एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज. तो क्या करेगा, टू असाइन टू अ स्पेसिफिक पर्सन व्हाट, responsibility of a particular acts, defaults, particular acts or defaults और omissions. इसलिए कैसे होगा, by allocation of duties. To obtain physical financial information of the facts and entries physically and financial by creation and preservation of necessary records. तो हाईलाइट कीजिएगा, to obtain physical and financial confirmation of the facts and entries. बेटा इसको देखो, हाईलाइट करो अपना मॉड्यूल में ऐसे. हाईलाइट कर लो. हाँ, अभी थोड़ा मेहनत कर लोगे, बाद में दिक्कत नहीं आएगा ना. अभी अगर आप नोट कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगा. जी बता रहे हैं क्या हो रहा है. चलो, टू फैसिलिटेट ब्रेकडाउन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर वेयर रिक्वायर्ड सो एज टू अवॉइड द bottlenecks and establish even a flow of work and operations. Point number 3 क्लियर है. To facilitate a breakdown of the accounting procedures to reduce the possibilities of the fraud and error. So these are the objects of internal check. First one क्या है देखो, to assign to a specific person responsibility of a particular acts, default, omissions by allocation of specific duties, by allocation of specific duties बोल दीजिएगा, ऑलरेडी बोलिएगा साथ में. To obtain physical and financial confirmation, to obtain physical and financial confirmation, क्लियर है. To obtain physical and financial confirmation कैसे होगी, of facts, of entries, facts and entries. अब कैसे, जब से बताए थे रिकॉर्ड में, अभी हम चेक किया कि वो कह रहा है स्टॉक इन ट्रेड में 20 यूनिट्स ही बच रहा है, तो चेक हुआ ना, क्या हो रहा है हमारे इस प्यारे से एग्जांपल के अंदर. इतनी देर से मैं जो बता रहा हूं आपको, इसमें आपने देखा नहीं कि ये जो आदमी काम कर रहा है, इसने बोला कि मैंने 80 इसकी यूज अगर मान लीजिए सेल हो गई हैं, तो इसके पास कैश कितना होना चाहिए, 800. इससे बिल का एंट्री किया है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से बिल की एंट्री किया है. ये कह रहा है कि 800 के बिल्स आज बने हैं. ये कह रहा है कि 20 यूनिट्स ही बच रही हैं स्टॉक में. स्टॉक इन ट्रेड मतलब 80 सेल आउट हो गई हैं. तो क्या हो रहा है हमारा, इस पॉइंट को जरा अगर इस बात को अगर इस पॉइंट में हम रख दें, तो ये तो बात कह रहे हैं हम लोग,
to obtain the physical एंड याद रखिएगा फाइनेंशियल कंफर्मेशन, टू ऑब्टेन द फिजिकल कि 20 यूनिट्स बच रहा है, एंड फाइनेंशियल कंफर्मेशन कितना कैश आ गया है, ठीक है, ऑफ द फैक्ट्स एंड एंट्रीज फिजिकल एंड फाइनेंशियल बाय क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेसेसरी रिकॉर्ड्स। टू सेकंड थर्ड क्या पॉइंट था, टू फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर, टू फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स and to avoid the bottleneck and establish even a workflow and operations, reduce the possibility of fraud and errors। अब अच्छा पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा ये पक्का नहीं है। आप ही क्या क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, आप पूछते थे ना कि सर अगर अलग जॉब रोटेशन कर देंगे तब भी तो ऐसा हो सकता है कि फ्रॉड करें। अब बेटा किसी ने इरादा ही कर रखा हो फ्रॉड करने का तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी याद होने चाहिए तुमको, फिर है ना। फिर आईपीसी नाम की चीज याद है, बस ठीक है, चलो आ जाओ फिर। आज बेटा बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छी बात, गुड। आओ ध्यान दो। The main purpose of introducing internal check is to ensure by division of labor. Internal check should be arranged after the proper study of the requirement of each business, as specified by the Special Committee on Terminology, American Institution of Accounts and Internal Check, a system under which accounting method and details of the establishment are so laid down the accounts and procedure are not under the absolute and independent control of any persons. That on the contrary, work of an employee is a complement to the other and the continuous audit of the business made by the employees के थ्रू ही एक्चुअली देखा जाए तो ऑडिट होता रहेगा अगर आप इंटरनल चेक प्रॉपर्ली स्टैब्लिश करते हैं इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये क्लियर है एकदम ना। अब क्वेश्चन यहाँ से देखो, कहता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंटरनल चेक, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनल चेक। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ये 17, 18, 19 इन टर्म्स में और 20 में भी टर्म्स में क्वेश्चन इसके पूछे गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। कह रहा है एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है इंटरचेक के, देखते हैं। आओ बहुत वही आएगा लगभग, आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप पॉइंट्स इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज ऑफ ईच पर्सन शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड, ठीक है, मींस फिक्स द डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज गिविंग द एब्सोल्यूट कंट्रोल टू एनीबॉडी शुड नॉट बी लेफ्ट आउट अनचेक्ड, possibilities of giving absolute control to anybody should not be left out unchecked। मतलब अगर किसी को आपने कैश रिसीव करने का पूरा अथॉरिटी दे रखा तो वो ऐसा नहीं कि चेक नहीं होगा, ऑफ कोर्स चेक भी होती रहेगी अथॉरिटी। एंड टू मच कॉन्फिडेंस ऑन अ पर्सन बी अवॉइडेड, जब सेग्रेगेशन हो जाता है ना वर्क में तो आप किसी एक पर डिपेंड नहीं रहते ना, वर्क इन प्रोसेस हो रहा है, क्लियर। ड्यूटीज ऑफ द स्टाफ शुड बी रोटेड जैसे मैंने बोला था, जो जॉब रोटेशन होगा वो यहाँ पे मिलेगा। वन पर्सन शुड नॉट बी अलाउड और ऑक्यूपाई द एरियाज ऑफ द ऑपरेशन फॉर लॉन्ग पीरियड। तो क्या होता है समझना, आपको पता है ना ऑडिटर की रोटेशन क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि अगर वो एक ही कंपनी के साथ कंटिन्यूस मिला हुआ है और वही कंटिन्यू वर्किंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं लॉ मेकर का देखते हैं, लॉ मेकर ने देखा कि नहीं एक फॉर्मेलिटी जनरेट हो जाती है तो रोटेशन होना बहुत जरूरी है। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज की जॉब रोटेशन करते रहेंगे। नेसेसरी सेफगार्ड शुड बी प्रोवाइडेड सो एज टू अवॉइड collusion of thoughts which quite often leads to a commission of fraud। अब क्या होगा अगर ये लोग एक साथ, अभी आपका ये था ना बात कि अगर जॉब रोटेशन कर दिया, बट अगर एक ही ग्रुप में बैठे लोग, मान लीजिएगा 3 लोग अलग अलग, टास्क क्या है, ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग, एक का खत्म होता है काम, दूसरे का स्टार्ट होता है, और फिर एक का खत्म होता है फिर उसके बाद का स्टार्ट होता है, ये तीनों आपस में मिलकर फ्रॉड कर सकते हैं। इसको हम कैसे रोकेंगे, इसको ऐसे रोका जाएगा, देखो, टू प्रोवाइड अवॉइड अ कंक्लूजन ऑफ थॉट्स। इसलिए क्या होगा, जब एक ही फ्लो में जाएगा वर्क, पर्सन हैंडलिंग कैश स्टॉक सिक्योरिटी शुड बी ए कंपलसरी लीव, ताकि क्या कर सके, उसको कंपलसरी लीव देगा तो आप बाद में चेक कर सकें कोई भी फ्लॉ होगा तो। फिजिकल इन्वेंटरी फिक्स एसेट्स ऑफ स्टॉक शुड बी टेकन पीरियडिकली, एसेट्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। कंपनी का एम्प्लॉय लोग नहीं करता है, पता लगा कंपनी के लिए व्हीकल यूज होना चाहिए, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं, शर्म आना चाहिए, करना नहीं चाहिए ना। To prevent loss, methods to prevent cash, mechanical devices and automatic cash register should be employed. Financial and administrative power should be distributed very judicially among the different officers and in which these are the actually exercise should be reviewed periodically. Accounting procedure should be laid down for the periodical verification testing of different sections of the accounting records to ensure that they are accurate। अब यहाँ एटलीस्ट 12 पॉइंट्स है ना, तुम कम से कम एसेंशियल फीचर्स के 7 to 8 पॉइंट्स तो एग्जाम में कोड करो। और अगर ध्यान से देखा जाए, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि एक एक पॉइंट रट्टा मार लो तुम, बट से कीवर्ड पे ध्यान दो। जैसे मैंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क, अच्छा तुमने पूरा ध्यान से देखा ना, पूरे में कौन सा में ये रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखें तो यस पे रिपीट हो रही है,
क्लियर है? आई होप आप लोगों को भी क्लियर होगा। डाउट है बिल्कुल रिलैक्स होके पूछ सकते हो, ठीक है, ना कि नंगा व्हाट्सएप पूछो। किसी भी इवन वोकैब में भी तुमको दिक्कत आ रही है पूछो, इतना ओपन फॉरम दे रखा है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव और इंटरनल चेक देखते हैं। तो कह रहा अब ऑफ कोर्स यार अभी तो पढ़ा है ऑब्जेक्टिव एंड चेक के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एरर, सॉरी मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, क्विक प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, फैसिलिटेटिंग द स्मूथ ऑडिट वर्क। अब ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को यहां अपने यहां बुक में बड़ा बड़ा लिख दो, इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ड्रॉ हो सकता है, आ सकता है और आया भी है, पुराने कुछ अटेम्प्ट्स में देखा गया है। ध्यान सुनना, क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, पहला सबसे पहले काम करेगा डिवीजन ऑफ वर्क। अभी पूरा समझे ऊपर भी, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, ऑलराइट। अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं पॉइंट्स पे फोकस करें। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई अंडरस्टैंड बेटा, देखो सुनो, बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो। आप देखो समझो क्या प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम जो जनरली मैं देख रहा हूं ना स्टूडेंट्स में आती है, वो ये आती है कि अगर आप मान लीजिएगा, मैं अगर से कहता कि यहाँ मुझे एक स्पेसिफिक सेक्शन में डेफिनेशन चाहिए, तो आपको वही वर्ड लिखने होते हैं एज इट इज जो सेक्शन में डेफिनेशन में दिया हुआ है। आप उसमें अपना दिमाग लगा सकते हो, वो डेफिनेशन वैसे ही है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उसको समझ के लिखने की कोशिश करेंगे, समझिए, पर अगर समझ के लिखने की कोशिश करेंगे और उसमें अगर आपने ऐसा वोकैब यूज कर दिया जो उसका मीनिंग डिफरेंट इंटरप्रेटेड कर देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं जहां कहता हूं सेक्शंस को लिखना है तो उनके डेफिनेशंस को, डेफिनेशंस बोल रहा हूं, डेफिनेशंस को ध्यान से लिखिएगा। बट अगर आपको सेक्शन को एलैबोरेट करना है तो उसमें ऐसी वोकैब मत यूज कीजिएगा जो उसका मीनिंग को ही अलग तरीके से डिफाइन करे। एग्जाम में यूजुअली एग्जामिनर इस बात को कंसीडर नहीं करते, मार्क्स भी अलॉट कर देता है। प्रैक्टिकली जब तुम ड्राफ्टिंग करोगे तो शेल और मे के डिफरेंस भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। तो यह ध्यान रखना इस बात का आप लोगों को, ठीक है। यहां अगर मैं इंटरनल चेक बता रहा हूं आप लोगों को, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपकी लैंग्वेज बहुत कॉन्क्रीट हो आप, लेकिन आपकी लैंग्वेज वो एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देती हो। ऑब्जेक्टिव अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमने सबसे पहला क्या देखा, डिवीजन ऑफ वर्क। अब तक हम पूरे प्रोसेस में पढ़ते क्या रहे, सबसे पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ वर्क। हमारे एग्जांपल में हमने क्या देखा था, इस एग्जांपल को हम देख रहे थे, इसमें भी हमने क्या देखा, डिवीजन ऑफ वर्क। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क, इसको डिफाइन कर रहे थे ना। तो यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, डिवीजन ऑफ वर्क, याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ वर्क। फिर हमने देखा फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वर्क डिवीजन होगा तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, फिक्स की जाएगी। और इससे बेनिफिट क्या होंगे कि एक एम्प्लॉय को अगर काम दिया गया तो उसको स्टॉक एंड ट्रेड मेंटेन करना है, स्टॉक एंड ट्रेड मेंटेन करना है, स्टॉक एंड ट्रेड मेंटेन करना, ध्यान सुनना। तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, क्योंकि उसका प्राइम फोकस इस पे रहेगा। तुम सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए सब एक साथ करने लग जाओ, तुम्हारी एफिशिएंसी अच्छी होगी क्या, नहीं ना। पकड़ में आ रहा है। तो मैं सुबह दोपहर शाम अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स, अलग अलग प्रोग्राम पढ़ रहे हो, या तो तुम विवेकानंद जैसे हो। लेकिन अगर देखा जाए एक ऑर्डिनरी मैन के लिए अच्छी एफिशिएंसी कब होगी, जब उसको फुली कंसंट्रेट कर रहा है। तो जब इंटरनल चेक को हम ध्यान से देखें तो डिवीजन ऑफ वर्क होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा, तो ध्यान से अगर देखें तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और मिनिमाइज क्या होगा, फ्रॉड, मिनिमाइज क्या होगा, फ्रॉड, ध्यान से देखते जाओ। और फिर क्या हो रहा है, जब मिनिमाइज एरर्स होंगे, और मिनिमाइज जब एरर होंगे तो प्रिवेंट होगा, आपका फ्रॉड से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड क्विक प्रिपरेशन ऑफ एनुअल, वॉलेट करो, क्विक प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड फैसिलिटेटिंग ऑफ अ स्मूथ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क में भी दिक्कत नहीं आएगा, क्लियर हो रहा है। अब क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी ऑडिट में पढ़ाया भी, बताया भी है, जो लोग आर्टिकलशिप में बताए भी हैं, क्या होता है जनरली ऑडिटर को पहले, सबसे पहले क्या ध्यान रखता है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ताकि क्या कर सके, इंश्योर कर सके कि भैया मैं ऑडिट जो करने जा रहा हूं वो हाईली रिस्की होने वाली है, रिस्की है या फिर लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, इंटरनल चेक सिस्टम को ढंग से समझना होगा हमको। ऑब्जेक्टिव क्या इंटरनल चेक का, अब इस बोलो, डिवीजन ऑफ वर्क है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बोलिएगा डिवीजन ऑफ वर्क, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोलो मेरे साथ में। इंक्रीज करेगा क्या, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा क्या, मिनिमाइज बोलो, मिनिमाइज क्या करेगा, एरर्स, प्रिवेंट करेगा फ्रॉड से, प्रिवेंट करेगा फ्रॉड से, और बोलो क्विक प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, एंड लास्ट स्मूथ हेल्प करेगा ना, स्मूथली क्या, ऑडिट वर्क, फैसिलिटी ऑफ स्मूथ ऑडिट वर्क। याद हुआ पॉइंट्स, एक बार रीड करना इनको आप लोग,
नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट इससे समझाया अब तक और वही बात रिपीट होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉरम ओपन है, आप लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, इंटरनल ऑडिट। ये भी मजा टॉपिक है, याद रखना। यहां से जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया ना आज अभी वापस से, ये यहाँ से एलिमेंट ऑफ इंटरनल हमने कंट्रोल देखा था वो, अब यहाँ से हम जो पढ़ रहे हैं टेक्निक्स वगैरह से हमने स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से चैप्टर जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, राइट।